जय हिंद दोस्तों। आज का ये जो सेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के इस सेशन के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको भारत के संविधान से संबंधित जो इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर कराने वाला हूँ। स्पेशली मैं आपको बताऊंगा भारत का संविधान क्या है, इसकी विशेषताएं बताऊंगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं, जो अनुच्छेद हैं वो भी बताऊंगा, संख्याएं बताऊंगा। यानी ओवरऑल जो आपको जानकारी होनी चाहिए भारत के संविधान के संबंध में, वो सब आज के इस वीडियो के अंदर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा प्रश्न। जैसा कि कई बार कहा जाता है भारत के संविधान के बारे में कि भारत का संविधान जो है किस प्रकार का है, आप बताइए। वैसे वीडियो के बीच में कहीं मैं इसका करेक्ट आंसर दूंगा, लेकिन आपको बताना है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है। नम्य है, अनम्य है, नम्य या अनम्य दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट सेक्शन में जाके करेक्ट आंसर बताना है। वीडियो के बीच में कहीं मैं इसका करेक्ट आंसर देने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो जनरली आपको सुनने को और देखने को मिल जाता है। एग्जाम में तो इतनी बार रिपीटेड आ चुका है, मतलब इतनी बार पूछ चुका है कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन में है ब्रिटेन, भारत, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका। आप भी जान गए हैं इसका सही उत्तर भारत है। हमारे देश का, भारत का जो संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है और तीसरा व्यापक संविधान है। इसका कारण भी है व्यापक इसलिए क्योंकि हमारे देश में जो केंद्र के लिए जो संविधान है और जो राज्य के लिए संविधान है, दोनों को मिक्स करके एक ही संविधान बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तरह राज्य के लिए और केंद्र के लिए अलग अलग संविधान नहीं है। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, न कठोर है न लचीला है, या अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है? तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश का जो संविधान है, भारतीय संविधान है, यह अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला, यानी लचीला और कठोर दोनों है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान के वर्तमान समय में आज की डेट में एक प्रस्तावना है और 400 से ज्यादा अनुच्छेद है। जी हां, 400 से ज्यादा अनुच्छेद है, 12 इसमें अनुसूचियां हैं, ये 25 भागों में विभाजित है। तो अब ये जो चीजें मैंने आपको बता दी, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि इसी से प्रश्न पूछा जाता है। पहला कि कितने अनुच्छेद हैं? 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। नंबर्स की बात करें तो 470 तक हम जा सकते हैं। 12 अनुसूचियां हैं और 25 इसके विभाजित भाग है, मतलब 25, ये जो 470 अनुच्छेद है टोटल 25 भागों में इसको डिवाइड किया गया। जब इसको बनाया गया था उस समय इसमें 395 अनुच्छेद थे, तब इसके टोटल 22 भाग थे और केवल उसमें 8 ही शेड्यूल्स थी, यानी 8 अनुसूचियां थी, जो बढ़कर आज की डेट में 12 हो गई हैं। इसके अलावा आज की डेट में इसमें कितनी बार संशोधन हुआ है? तो अभी तक इसमें टोटल 105 बार संशोधन हो चुका है। नवीनतम जो संशोधन हुआ था वो 10 अगस्त 2021 को हुआ था। भारत का जो संविधान है, इसकी विशेषताएं, उसमें सबसे पहला लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है ये। दूसरा, सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। संसदीय शासन व्यवस्था पर यह है, यानी संसद है। संसद किन 3 चीजों से मिलकर बना है? राष्ट्रपति, उच्च सदन और निम्न सदन। कठोर और लचीला दोनों है। सुदृढ़ केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था है। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है इनके बीच में। और एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य हमारे संविधान के अंदर है। अगला प्रश्न, भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य है, यानी कि कहा जाए कि लचीला है, अनम्य है, कठोर है, या दोनों है? तो देखो मैं आपको बता दूं, दोनों है। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। देखो, नम्य और अनम्य दोनों शब्दों का इस्तेमाल करता है। नम्य, अनम्य, या कठोर या लचीला, इन दोनों का इस्तेमाल करता है। तो ध्यान रखिएगा कि दोनों शब्द जो है वो एक ही मीनिंग बताते हैं। तो भारत का जो संविधान है वो नम्य और अनम्य दोनों है। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? तो भारत को राज्यों का एक यूनियन, राज्यों का एक संघ माना गया है। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। देखो फिलहाल तो मैं भी आपको जो है यहां पर कुछ अनुच्छेद बता देता हूं। सबसे पहला अनुच्छेद किसके बारे में बताता है? भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 किसके बारे में बताता है? नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के बारे में बताता है। मतलब हाल ही में जो राज्य बना था 2014 में, हाल ही में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अंतिम वही बना है, तेलंगाना की मैं बात कर रहा हूं। तो जो बनाया गया था ना वो अनुच्छेद 2 के तहत ही बनाया गया था।
अनुच्छेद 3 राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन जो है अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। यानी अभी आने वाले दिनों में जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, उसका नाम बदल के जो है बंगाल करने वाले हैं, तो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? जी हां, अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर आपके मन में आ रहा है कि क्या सच में पश्चिम बंगाल का नाम चेंज होने वाला है, बिल्कुल, जो दीदी हैं वो लगातार, मैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी की बात कर रहा हूं। अच्छा चलो एक छोटा सा क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में जाके बता दो। फिलहाल तो मैं दीदी ही बोलने वाला हूं। तो जो दीदी हैं वो लगातार जो है सर से लेके पैर तक का, मतलब एड़ी से चोटी का जोर उन्होंने लगा रखा है कि जितना जल्दी हो सके वेस्ट बंगाल का नाम चेंज हो जाए। क्यों दादा, वेस्ट बंगाल का नाम क्यों चेंज करना चाहते हैं? तो वो इसलिए चाह रही हैं कि वेस्ट बंगाल, ये जो डब्ल्यू है ना, इसकी वजह से उनका जो कोई काम होता है ना वो सबसे एंड में चला जाता है। डब्ल्यू से नाम किसी का, मतलब सबसे पहले देखो आंध्र प्रदेश का नाम आएगा, अरुणाचल प्रदेश का नाम आएगा, फिर बिहार आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो जो क्वेश्चन पूछने का जो सीरियल होता है वो इसी तरीके से चलता है। तो वो ये चाहते हैं कि अगर वेस्ट बंगाल में से वेस्ट हट जाएगा, सिर्फ बंगाल बचेगा, तो इनका नंबर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 4 की। पहली अनुसूची तथा चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2-3 के अधीन बनाई गई विधियां अनुच्छेद 4 के अंतर्गत है। इसके बाद अनुच्छेद 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। भाई लोगों, ये नागरिकता से संबंधित है। ये अनुच्छेद किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन बताता है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा बताता है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का असंगत या अल्पीकरण करने की विधियां बताता है। 14 विधि के समक्ष समानता बताता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव को रोकने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर, देखो अब धीरे धीरे अपने क्या आ गए हैं, अधिकार आ गए। फिर इसके बाद ये अस्पृश्यता का अंत हो गया। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत हो गया। ध्यान रखना, उपाधियों का अंत जो है किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? तो अनुच्छेद 18 के द्वारा किया गया है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 ए फॉर अरविंद केजरीवाल, याद करने का तरीका भैया, बोलने की स्वतंत्रता देता है, प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार भी दिया हुआ है इन्होंने इसी में। इसके बाद अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण जो है अनुच्छेद 20 में दिया जाता है। अनुच्छेद 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 ए ये क्या बोलता है? ये बोलता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, निजता का अधिकार। 21 ए। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार, बेगारी और बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। 23 और अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खान या किसी खतरनाक उद्योग में कार्य नहीं कराया जाना चाहिए, उससे संबंधित अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 देखो मैं आपको बता दूं कि याद नहीं होता भाई, ऐसे सिर्फ और सिर्फ क्या है, सुनते चलना है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बस आराम से धीरे धीरे चलते चलो। सुन लिया ना एक बार में नहीं होगा। एक काम करूंगा, जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा ना इसकी संविधान की, एक काम करता हूं नेक्स्ट इसके बाद ही ले आऊंगा। ठीक है, मैं बिल्कुल कंटिन्यू 3-4 ले आऊंगा और बार बार इसको बताऊंगा ना, तो वैसे ही ऐसे ही याद हो जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 29 ए सभी के लिए समान न्याय एवं निशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी, ऐसा 29 ए में कहा गया है। और अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अगर पेपर में पूछता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन जो है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 40 आपको बताना है। तो अगला प्रश्न है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि राज्य स्तर पर देश का कोई धर्म नहीं होगा। अगला यहां पर 44 अनुच्छेद देख लेते हैं। 44 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। 48 कृषि और पशुपालन संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 39 राष्ट्रीय स्मारक संस्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण जो है अनुच्छेद 50 करता है।
अब आ जाओ थोड़ा सा 51 पे, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य बताते हैं, रट लो इसको। क्या है अनुच्छेद 51A? अनुच्छेद 51A किसके बारे में बताता है? तो भाई मूल कर्तव्यों को बताता है। अब आ जाओ 52 से, अब ये संघ की बात करेगा। भारत के राष्ट्रपति होंगे, अनुच्छेद 52 बोलता है। 53 कहता है कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है। 54 बताता है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होगा। 55 जो अनुच्छेद 55 है बताता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली कौन सी होगी। जी हाँ, अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, ये क्या कहते हैं रेलवे का, उसमें यह पूछा था कि बताइए राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली को किस अनुच्छेद में बताया गया, तो अनुच्छेद 55 इससे संबंधित है। राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी, कितने समय के लिए राष्ट्रपति बनेंगे, 56 बोलता है। 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता बताएगा। फिर 58 के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए, मानसिक रूप से कैसा है, ये सब चीजें अनुच्छेद 58 बताता है। अनुच्छेद 60 बोलता है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। अनुच्छेद 61 बोलता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया क्या होगी। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 कहता है भाई, तो देखो मेरे हिसाब से यहां पर आप देख लो, ये 52 से लेकर कहां तक, 61 तक, 61 तक किससे संबंधित है? ये राष्ट्रपति से संबंधित है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। इसके बाद 63 से अगर अपन स्टार्ट करते हैं तो ये 63 हो गया, 64 हो गया, 65 हो गया, ठीक है, यहां पर ये 66 हो गया, 67 हो गया, 68 हो गया, 69 है, ठीक है। ये सब जो है ये किससे संबंधित है? ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है। 63 बताता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 बताता है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मतलब अगर आपसे ये पूछता है कि बताइए कि सबसे पहला सभापति हमारे देश का, राज्यसभा का सभापति कौन था, तो अगर आपसे ऐसा पूछा है तो वही पूछना चाह रहे हैं कि सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन से हमारे देश के, तो ये भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद राष्ट्रपति के पद की रिक्तता पर उपराष्ट्रपति के क्या कार्य होंगे वो बताते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होगा, 66 बताएगा। 67 बताएगा कि उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए होंगे। उपराष्ट्रपति रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन किस तरीके से होगा, अनुच्छेद 68 बताता है। उपराष्ट्रपति का शपथ 69 आर्टिकल 69 संबंधित है। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 70 पे। अनुच्छेद 70 यानी इमरजेंसी में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन क्या होगा वो बताएगा। 71 बताता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय कौन से होंगे। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, पता है हमें क्या लगता है कि जो राज्यपाल होता है और राष्ट्रपति होता है दोनों को क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त होती है और दोनों को बराबर बराबर शक्ति प्राप्त होती है, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, लेकिन जो राज्यपाल होता है वो नहीं क्षमा कर सकता, ये बात का ख्याल रखिएगा। इसके बाद अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार बताएगा। 73 74 बताता है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, लेकिन उसके सलाह को मानना नहीं मानना ये राष्ट्रपति के विवेक पर जो है क्या करता है, डिपेंड करता है। 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध है। 76 भारत का एक न्यायवादी होगा। कौन, अनुच्छेद 76 बताता है। इसके बाद अनुच्छेद 77 बोलता है भारत सरकार के कार्य का संचालन होगा। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताएगा। अनुच्छेद 79 संसद का गठन होगा। यह अनुच्छेद 79 किससे संबंधित, संसद के गठन से संबंधित। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना बताएगा। इसके बाद 81 लोकसभा की संरचना बताएगा। 83 बताता है किसके बारे में, संसद के सदनों की अवधि के बारे में। 84 बताता है संसद के सदस्यों की अर्हता के बारे में कि उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, कितनी एज होगी, मानसिक तौर पे ठीक है कि नहीं होंगे, ये सब कुछ अनुच्छेद 84 बताता है। संसद के सदस्यों के बारे में, सांसदों के बारे में। इसके बाद 85 संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन किस प्रकार से होगा। इसके बाद अनुच्छेद 87 बताता है 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। चलो आगे बढ़ते हैं, बस हो गया जितने मुझे बताने थे मैंने इतने इंपॉर्टेंट बता दिए। शुरुआत के देखो टोटल कितने हैं भाई, 395 हैं, उसमें से लगभग 100 तो मैंने ही बता दिए, काम हो गया। बस ये है कि कान के अंदर बात पड़ गई कि अच्छा ऐसे ऐसा है, बस थोड़ा बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सुनते चलो, ओके। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है और लग रहा है कि हाँ विवेक सर थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो लाइकों की संख्या बढ़ा दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अभी तक शेयर नहीं किया और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किस एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जाके बता दो। और हाँ,
मैथ्स की प्रिपरेशन आपकी कैसी चल रही है, मैथ्स की प्रिपरेशन ठीक चल रही नहीं चल रही, वो भी कमेंट सेक्शन में जाके बता दो। कमेंट सेक्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। अगर आप कहते हैं कि सर मुझे मैथ्स की लिंक बता दीजिए, तो मैं मैथ्स की लिंक आपको सेंड कर दूंगा, ताकि आप जो है मैथ्स की प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कर सके। और बाकी देखो, आप देख ही रहे हैं कि मोर देन 10,000 क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए ला चुका हूं। अगर आपने प्रॉपर तरीके से जो है एक तरफ से पहले वीडियो से लेकर अभी तक टोटल जितनी भी आपने वीडियोस देखी है, अगर पूरी देखी होंगी, तो मैं आपको इस चीज की गारंटी दे सकता हूं कि आपने मतलब आपके एग्जाम में अगर हाल ही में कोई एग्जाम हुआ होगा, तो इसमें से सीधा सीधा अगर मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन आपके जीके के रहे होंगे, तो उसमें से आउट ऑफ 25 क्वेश्चन प्लस जो है इसी में से आए होंगे। 25 प्लस बोल रहा हूं मैं आपसे, जी हां, 50% से ज्यादा जो है इन्हीं 10,000 क्वेश्चनों में से आए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है? नहीं भाई, नहीं है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है? बिल्कुल नहीं, नाम मात्र का राजतंत्र भी नहीं है, गणतंत्र है भाई हमारा देश। तो भारत एक कुलीन तंत्र है? बिल्कुल नहीं, कुल नहीं चलते हमारे देश में, ठीक है, कि एक के बाद एक जो है वंश आते जाएंगे, बिल्कुल नहीं। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, बिल्कुल सही। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। जस्ट थोड़ी देर पहले हमने अभी डिस्कस किया, हमने देखा भी, कहां पे डिस्कस किया, यहां पर हम बात कर रहे थे अनुच्छेद 79 की संसद का गठन होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ठीक है, संसद के हिसाब से चल। ध्यान रखिएगा कि भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति होगा और 2 सदन होंगे। राष्ट्रपति और 2 सदन, राष्ट्रपति हैं उनके अंडर में भाई 2 सदन कौन कौन से, एक होगा कौन सा, राज्यसभा, और एक कौन सा होगा, लोकसभा होगा, जिसको हम अपर हाउस और लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं। और केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। अच्छा, संविधान की धारा 74(1) क्या बताती है कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए, उसे परामर्श देने के लिए एक प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रि परिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा। इसके बाद इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति जो है मंत्रि परिषद में निहित होती है, जिसका प्रमुख जो है कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अच्छा, आज के डेट में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? उनका नाम बताइएगा, पूरा नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाकर। इसके बाद मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन यानी लोक सदन के लिए या कहें लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? सबसे पहला, यह एक मौलिक संविधान है। भाई नहीं, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। ये तो बिल्कुल सही है, हमारे देश का जो संविधान है दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, क्योंकि वहां से कुछ ना कुछ चीजें हमने वहां से ली हैं। यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नकल कहां है, हमारे देश में बहुत कुछ चेंज है इसमें, अगर देखोगे आप तो। उपयुक्त सभी कथन गलत है? नहीं भाई, ये ऑप्शन बी मुझे सही लग रहा है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी ही, ऑप्शन बी ही सही है कि यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। चलो मैं एक एक करके बता देता हूं कि भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, कहां कहां से उठाई हैं हमने चीजें। सबसे पहले हम ब्रिटेन की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक काम करो, मेरे साथ थोड़ा सा रिपीट करना चाहो तो कर सकते हो। सबसे पहले बोलो ब्रिटेन, फिर अमेरिका, फिर इसके बाद रशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, कनाडा और आयरलैंड। टोटल 8 देश। फिर से सबसे पहले ब्रिटेन, ब्रिटेन के बाद अमेरिका, फिर रशिया, रशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, कनाडा और आयरलैंड। ये 8 नाम याद कर लो, कौन कौन से देश थे जहां के संविधान से लिए गए हैं, ये 8 देश हैं। अब ब्रिटेन से क्या लिया है, तो सबसे पहले नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जैसे ब्रिटेन की महारानी। ना भैया, महारानी अब नहीं रही, अब तो वहां के राजा हो गए हैं, ठीक है। तो जो चार्ल्स तृतीय हैं वो वहां के ब्रिटेन के राजा हैं, तो वहां के नाम मात्र प्रमुख हैं, जैसे हमारे देश के होते हैं। फिर कैबिनेट मतलब मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली, ये सब कुछ ब्रिटेन से लिया गया है। प्रधानमंत्री का पद ब्रिटेन से लिया गया है। सरकार का संसदीय प्रकार हमें पता है, 2 संसद है, ये सब ब्रिटेन से लिए गए हैं। 2 सदन वाली संसद होगी, ब्रिटेन से लिया है। अधिक शक्तिशाली जो है निचला सदन होगा, लोकसभा होगा, यह भी ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्री परिषद का निचले सदन के प्रति जिम्मेदार होना ब्रिटेन से लिया गया है। लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा, ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका से क्या क्या लिया, तो अमेरिका से सबसे पहली चीज तो कि लिखित संविधान होगा। दूसरा, देश का कार्यकारी प्रमुख जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है, वह सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर होगा। यानी हमारे देश में जो होता है, जो राष्ट्रपति होता है ना, वो सभी जितने भी सैन्य बल होते हैं उनका सर्वोच्च कमांडर होता है। चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो
एयरफोर्स हो, तीनों का सैन्य बलों का वो कमांडर होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है। इसके बाद राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के तौर पर उपराष्ट्रपति होगा। मौलिक अधिकार हमने कहां से, अमेरिका से लिए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो सिस्टम है वो अमेरिका से चल रहा है। राज्यों का प्रावधान अमेरिका के थ्रू चल रहा है, अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा की स्वतंत्रता अमेरिका से ली गई है, प्रस्तावना अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के जजों को हटाना किस तरीके से है, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं हमारे प्यारे यूएसएसआर से, या फिर हम बात करें रशिया की। रशिया से दो चीजें, मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। अब तो पंचवर्षीय योजना खत्म ही हो गई, 2017 तक चली थी, हमें पता है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी, खत्म हो गई। उसकी जगह क्या चालू हो गया, नीति आयोग चालू हो गया। ज्यादा बोर कर रहा हूं क्या मैं, बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं क्या? देखो भाई, ऐसा है कि इस वीडियो को और आने वाली 3 वीडियो और जो ऐसी होंगी थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, ताकि अपना भारत का जो संविधान है ना वो आपका काम हो जाए, उसमें काम ही बन जाए कि अब आपको जो है ना कुछ और पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और सबसे बड़ी चीज, ये चीज जो मैं आपको भी यहाँ पे बता रहा हूं ना, ये चीज आपको और कहीं नहीं मिलने वाली कि एक साथ कोई ला कर देगा आपको, ना कहीं नहीं मिलेगी, यहीं पर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो अभी तक आपने अगर दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, लाइकों की संख्या नहीं बढ़ाई, तो भैया लाइकों की संख्या बढ़ा डालो, ठीक है। वे एक सर बहुत जोर शोर से जो है आपके साथ लगे हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया है, समवर्ती सूची ली है, प्रस्तावना की भाषा ली है, व्यापार वाणिज्य और मेल जोल के संदर्भ के जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के भारतीय संविधान से लिया गया है। जापान से भाई क्या लिया है, कानून जिस पर सुप्रीम कोर्ट काम करता है वो जापान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से कौन सा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपातकालीन के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन होगा वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कनाडा से दो चीजें, एक तो सशस्त्र केंद्र के साथ संघ की योजना कैसी होगी और केंद्र और राज्यों एवं स्थानों के बीच में सत्ता का वितरण कैसा होगा, ये सब कुछ कनाडा से लिया है। और आयरलैंड से कौन सी, 3 चीजें। सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा, आयरलैंड ने इसे स्पेन से उधार लिया था। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो है आयरलैंड से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि राज्यसभा में कितने लोगों का, 12 लोगों का नामांकन करता है ना, ये कौन, राष्ट्रपति। अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमारे देश के जो राष्ट्रपति जी हैं वो राज्यसभा में 12 लोगों का क्या करते हैं, नामांकन करते हैं ना, बताते हैं कि भैया ये 12 लोग हैं जिनको ये इस फील्ड से हैं, इनको हम यहाँ पर बिठाएंगे, सांसद बनाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये चीजें आयरलैंड से ली गई हैं, माफ करिएगा ना, थोड़ा सा बहकावे में, बहकावा नहीं कहूंगा मैं, थोड़ा जोर शोर में चला गया था। मान सम्मान की बात होती है, हमारे देश के सबसे प्रथम व्यक्ति होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति हैं तो उनका मान सम्मान बिल्कुल बनता ही बनता है। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पद होता है, जिस जगह पर आप खड़े हैं वो जगह कई बार आपको सम्मान दिलाती है, इसलिए बहुत सोच समझकर उस जगह पर खड़े होइए। अगर आप ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पर जो है क्या है, मतलब मान सम्मान, या सीधा सीधा अगर मैं कहूं कि अगर आप अपनी जगह को बदलते हैं ना, तो जैसे जैसे पोजीशन चेंज होती है, जगह बदलती है, वैसे वैसे आपके मान सम्मान में भी क्या आता है, बदलाव आता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, अपनी जगह को सोच समझकर चुनिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संविधान, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। यार बिल्कुल सही है, भारत का संविधान क्या करता है, भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान के द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत है। तो देखो, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, ये तो हम जानते हैं, बिल्कुल सही है। निर्मित है, लिखित है और सर्वाधिक व्यापक है, विश्व में सबसे बड़ा है, यह तो हमें पता है, बिल्कुल सही है, तो गलत हो ही नहीं सकता। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न है, सही है। लोकतंत्रात्मक है, बिल्कुल, लोगों द्वारा चुने हुए लोग आते हैं यहाँ पे, बिल्कुल सही है। पंथ निरपेक्ष है, यानी किसी एक विशेष जो है भाषा या कहा जाए कि किसी एक विशेष धर्म को जो है सपोर्ट नहीं करता हमारा देश। समाजवादी संविधान है, बिल्कुल सही है, यह भी गलत नहीं हो सकता। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, यह भी बिल्कुल सही है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल थे, ना भैया ये गलत हो गया, ऑप्शन डी गलत है। संविधान के प्रवर्तन के समय, जब संविधान बना गया था उस समय मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था, थोड़े दिनों के बाद इसको शामिल किया गया था, तो उस समय जो है शामिल नहीं किया था, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, गलत है। अगला, भारत के संविधान के टोटल कितने भाग हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों टोटल 22 भाग हैं, यहां नाम दिया है। चलो मेरे साथ एक एक बार रिपीट कर लो, क्योंकि इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन ही 10वां बताऊंगा, इसके बाद अपनी वीडियो खत्म हो जाएगी।
भाग 1 किसके बारे में बताता है? तो संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 किसके बारे में बताता है? नागरिकता के बारे में, कहां से? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 किसके बारे में बताता है? मूलभूत अधिकारों के बारे में बताता है, भाग 12 से लेकर 35 तक। इसके बाद भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। फिर इसके बाद भाग 4A मूल कर्तव्यों को बताता है, अनुच्छेद 51A हो गया। इसके बाद भाग 5 संघ से संबंधित है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताएगा? संघ के बारे में बताएगा, दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं। फिर इसके बाद भाग 6 राज्यों से संबंधित है, यानी अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक सिर्फ और सिर्फ राज्यों के बारे में बताएगा। भाग 7 संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निर्देशित किया गया था, अनुच्छेद 238। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया है, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। इसके बाद भाग 9 में पंचायत की बात की गई है, 243 से 243O तक। इसके बाद भाग 9A में नगर पालिकाओं के बारे में कहा गया है, अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक। यहां पर भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में कहा है, अनुच्छेद 244 से लेकर 244A तक। इसके बाद भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच में संबंध होगा, इसके बारे में 245 से 263 तक बताया गया है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविधाएं और वाद के बारे में अनुच्छेद 264 से 300A तक में कहा गया है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार कैसा होगा, वाणिज्य कैसा होगा, समागम की बात की गई है, 301 से लेकर 307 अनुच्छेद के बीच में। इसके बाद भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है, 14A अधिकरण से संबंधित है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। भाग 16 कुछ वर्गों के विशेष उपबंध संबंधित है। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाग 17 किससे संबंधित है दोस्तों? तो भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। ठीक है। भाग 18 आपात उपबंध के बारे में बताता है, ये देखो 352 से लेकर 360 तक। इसके बाद भाग 19 प्रकीर्ण से संबंधित है, अनुच्छेद 361 से 367 तक। भाग 20 संविधान के संशोधन से संबंधित है, यानी अगर ये कहता है कि संविधान का जो संशोधन है वो किस भाग से संबंधित है, तो आपको बताना है भाग 20 से संबंधित है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 269 से 392 तक। और भाग 22 जो है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसत की बात जो है 393 से 395 तक की गई है। और देखो अगर आपको लग रहा है कि सर बस थोड़ा सा रिवाइज करा रहे हैं या सुना रहे हैं, तो बिल्कुल मेरा एम यही है कि बस आप सुन तो लो, क्योंकि एक बार आदमी देखता है ना और उसको सुन लेता है, उतने में उसको बहुत कुछ याद हो जाता है। बहुत कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें टिक लगाना है कि अगर आपसे पूछता है कि बताओ टोटल कितने भाग होते हैं, तो अब आपने तो देख ही लिया, किससे संबंधित है वो याद मत रखो, अभी फिलहाल तो इतना देख लो टोटल कितने भाग हैं। तो दादा टोटल 22 भाग है, याद हो गए अपने को। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखो भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधानों के तत्वों का समावेश किया गया, बिल्कुल किया गया, मैंने तो बता ही दिया, ये तो बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही। हमारे देश में जो संविधान है वो क्या कहता है, साफ साफ कहता है कि हमारे देश में एकल नागरिकता है, यानी या तो आप भारत के नागरिक हो सकते हैं या आपने किसी दूसरे देश की अगर नागरिकता ग्रहण कर ली है तो हमारे देश की नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है उस व्यक्ति के लिए। तीसरा क्या बोल रहा है, ये भी सही है ना, दूसरा वाला भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही है। 18 से अधिक उम्र के व्यक्ति जो है क्या कर सकते हैं, 18 या 18 से अधिक उम्र के व्यक्ति क्या कर सकते हैं, वो मतलब मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है मेरे उंगली में, अभी कुछ दिन पहले ही जो है मैंने क्या किया था, 4-1 महीने पहले मैंने वोट डाला था। ओके, तो इसका सही उत्तर तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए, उपयुक्त सभी, कि ये सभी के सभी जो है बिल्कुल सही है। आशा करता हूं कि भाई आपको वीडियो अच्छी लग रही है। थोड़ा सा यहां पे और डिटेल बता देता हूं मैं आपको। तो देख लो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक ऊपरी सदन भी है जिसे विधान परिषद कहा जाता है। अच्छा, विधान परिषद में यहाँ पे दामे हलंत नहीं लगा, होना चाहिए। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी।
मंत्रिपरिषद, हम राज्यपाल की बात कर रहे हैं, राज्य की बात कर रहे हैं, उसके मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं। तो राज्य का जो मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। राज्य की मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, याद रखिएगा। और हाँ, यदि किसी तरह की कोई परेशानी है, आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज करना चाहते हैं, सो यू हैव दिस नंबर, आपके पास नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक कर दो यार, शेयर नहीं किया है अभी तक तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियोज़ को देखिए। देखो, मेरा मेन एम है कि आपका जो जीके है वो ज़्यादा से ज़्यादा बूस्टअप होना चाहिए, आपका जो आईक्यू है ज़्यादा से ज़्यादा बूस्टअप होना चाहिए। और सिर्फ सुनकर अगर काम हो सकता है, इससे इजीएस्ट मेथड मुझे और कुछ नहीं मिला कि बस थोड़ा थोड़ा बताते चलो और काम हो जाए। इससे इजीएस्ट मेथड मुझे नहीं मिला, इसलिए ये तरीका अपन ने अपना लिया। ओके, आपको लगता है कि इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है, आपको कुछ बेनिफिट हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में आप अपने बारे में जरूर बताएं मुझे। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।